मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। देश की राजनीति अजीब तरीके से उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। कह रहे हैं ऐसा अतीत में शायद ही कभी हुआ होगा। जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है और जो दिल्ली में हो रहा है, नैतिक क्या अनैतिक क्या, कहते हैं अंडा युद्ध चला हुआ है। बंगाल में डीम कहते हैं अंडा को। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडों का हमला हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस इस अंडे हमले से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में गई है और कह रही है पुलिस को एहतियातन कदम उठाने के लिए कहा जाए। सूरत हाल बड़ा विकट है। दलों के जो हालात हैं, महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ हुआ, जो कुछ एनसीपी के साथ हुआ, शरद पवार की उस पार्टी के साथ हुआ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाला है, 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, सांस फूला जा रहा है अखिलेश यादव का। इसके अलावा पंजाब में जो कुछ हो रहा है, ये सारी तस्वीरें जो बनती जा रही है, कहती विचार को किनारे रखो, बहुमत के उस आंकड़े को छू लो जिसके लिए आवश्यक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। संविधान संशोधन की चेष्टा में भारतीय जनता पार्टी को अप्रैल में मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये सब कुछ क्या सिर्फ इसलिए हो रहा है या ऐसा ही झंझावात भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर भी ऐसे ही बदलाव की विभीषिका से गुजर रही है, जिसमें जो कुछ बाहर दिख रहा है गैर भारतीय जनता पार्टी के दलों के अंदर दिख रहा है, तोड़ फोड़ जैसे तैसे छेनी लेके सब कुछ चल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसा कुछ हो रहा है? जो सुगवाहट है, जो हालात है, उसके बारे में यकीनी तौर पे कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में मतलब अगले 3 से 4 महीने के अंदर में व्यापक बदलाव के चरण में दिखेगी। 5 महीने हो गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए नितिन नवीन को। 5 महीने से एक प्रक्रिया चल रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लंबी विचार विमर्श का दौर चल रहा है कि आखिरकार संगठन में कौन से लोगों को लाया जाए, जिससे 2029 क्या 2047 की बात हो रही है। आखिरकार जो चेंज ऑफ गार्ड हो, जिस ढंग से 76 साल के हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में चेंज ऑफ गार्ड के लिए सेकंड लाइनअप को मजबूत करने की स्थिति में आ गई है? ये सारी प्रक्रिया चल रही है, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। जहां तक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो, उसकी शुरुआत हो गई। जॉर्ज कुरियन से इस्तीफा ले लिया गया, उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। केरल में जब तक चुनाव होना था, वहां भारतीय जनता पार्टी खुद को अग्नि परीक्षा से गुजार रही थी, मनोनुकूल प्रदर्शन नहीं हुआ। तो जो सबसे पुराने व्यक्ति हैं जॉर्ज कुरियन, केरल से आते हैं, उनको रखा गया था इसलिए कि कोई परिवर्तनकारी पहल हो केरल में। नहीं हो पाया, उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना पड़ा। उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा में गए थे, मध्य प्रदेश से दोबारा नहीं भेजा गया और उनको अंततः इस्तीफा दे दिया। अकेले जॉर्ज कुरियन नहीं है, रवनीत सिंह बिट्टू, जैसा कि पंजाब की बात हम कर रहे थे, पंजाब से आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे, राहुल गांधी के बड़े करीबी व्यक्ति थे, टूट के चले आए थे भारतीय जनता पार्टी में। इनाम के तौर पर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया गया था। अब अगले साल पंजाब में चुनाव है। उस चुनाव से पहले कहते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके उनको पंजाब ले जाना है। और हाल में एक दौड़ा करके लौटे हैं नितिन नवीन। उनसे अपनी टीम की घोषणा होनी बाकी है। कहते हैं रवनीत बिट्टू जैसे लोग, राघव चड्ढा जैसे लोग, बल्कि कारकुन साबित होने वाले पंजाब इलेक्शन में, उन सबको संगठन में या सरकार में अपने हिसाब से जगह देना है। लेकिन क्लियर है रवनीत सिंह बिट्टू, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है, होने वाला है, उनको मनोनीत नहीं किया गया है। जैसे जॉर्ज कुरियन का हाल हुआ वही उनका होना है। अब चंद दिनों के बाद, 1-2 हफ्ते की बात है, उनका इस्तीफा होना है। उनकी जगह जैसे शपथ होगा सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ रवनीत सिंह बिट्टू ही क्यों या जॉर्ज कुरियन ही क्यों, पंकज चौधरी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाया गया है, क्या वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष रह सकते हैं? क्या इतने महत्वपूर्ण है
उत्तर प्रदेश का चुनाव कि पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाने के बावजूद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखना जरूरी है, तभी अगले साल शुरुआत में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार लगेगा। या फिर स्पष्ट संकेत है वन व्यक्ति एक पद, उस लिहाज से पंकज चौधरी भी जाएंगे। पंकज चौधरी ही क्यों, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हर्ष मल्होत्रा, बड़े महत्वपूर्ण है। हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कहते हैं वो चिराग के काम आएंगे पंजाब में, पंजाबी मूल के हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, उनका भी इस्तीफा होना। ये 4-5 नाम तो साफ है जो तुरंत होना है, जैसे संगठन के नाम की घोषणा होगी और संगठन में कौन से लोग आने वाले, ये भी बड़ा समझने की बात। इसके अलावा ये जो बातें कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं कि घर को ही आग लग गई घर के चिराग से, आप मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, भाई मोहन यादव के खिलाफ बड़े बड़े इश्तेहार छप रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के महिमा गान हो रहा है, कितने करोड़ की जमीन है उनके पास, क्या कुछ है। ये सब कुछ मुख्यमंत्री बनाए जाने से पहले उनके पास था, इसमें से काफी कुछ। तो फिर क्या केंद्रीय नेतृत्व को पता नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये सारा बवंडर फूटेगा? और ये बवंडर फूट रहा है तो क्या ऐसे शख्स को मध्य प्रदेश की कुर्सी पर रखा जाएगा? क्या सिर्फ इसलिए रखा जाएगा कि यादव जो वोटर्स हैं जो पड़ोस के राज्य पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं, वो वहां चुनाव होना है, मोहन यादव यहां रहेंगे, तो एक तुलनात्मक तरीके से समाजवादी पार्टी में से मुकाबिल होने के लिए मोहन यादव को बरकरार रखा जाएगा? या किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अगर इस तरीके से अचानक से भ्रष्टाचार का मामला उभरने लगता है, क्या जो अखबार या जो मीडिया हाउस मोहन यादव के खिलाफ बड़े बड़े खबरें छाप रहे हैं, उनको केंद्र सरकार से प्रचार का, विज्ञापन का बजट नहीं चाहिए? या फिर कहीं से कोई इशारा है? ये बवाल वैसे ही नहीं क्रिएट हुआ, मोहन यादव ही अकेले क्यों? राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बनाया गया शर्मा जी के हाल में बारे में भी उनकी मिट्टी खुदाई होती रहती है, जब तक होती रहती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये बदलाव जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदलाव की बात जो मैं कह रहा हूं, ये 2-4 मुख्यमंत्री एक सिरे से उनका कत्ल होना, उन्हें हटाया जाना, उनके जगह नया ला जाना, ये तो सब हर कोई मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हटाना और मोहन यादव को वहां बिठाना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल जो पृष्ठभूमि है, जो आधार है, उसमें बहुत बड़ा समझौता है। ठीक वैसा ही समझौता जैसे तृणमूल कांग्रेस के लोग टूट करके जो शासन कर रहे थे 15 साल से, उनमें डिफेक्शन हुआ और उनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं लाया गया, एक नया पार्टी बनाई गई नेशनल सिटीजन पार्टी, और वहां रखा गया। वो कहा गया कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। अगर उन सबको सीधे तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाता तो फिर वही बात होती जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। मोहन यादव क्यों बनाया आपने? क्या आपको नहीं पता था? सब कुछ पता था। सब पता रहते हुए, सारी जानकारी रहते हुए, उनके पास अकूत संपदा है, बिल्डर हैं, जमीन के कारोबार के व्यक्ति हैं, अपने हिसाब से बने जो भी बने, उनको आपने ला दिया। सिर्फ इतना ही मामला नहीं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाला उभरा है, पूरा SIT आई है, एक लगता है कि पार्टी के अंदर एक डिफरेंस है। भाई ये मामला गुपचुप तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन खूब प्रचार दिया गया, अपने तरीके से प्रचार दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है? कहते हैं एक रेवलरी है योगी आदित्यनाथ के बीच में और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में। ये मामला नहीं फूटता अगर ऐसा नहीं होता है रेवलरी। तो क्या इस रेवलरी से प्रतिद्वंदता को समाधान निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या कोई ऐसा काम हो रहा है? जैसे शुरू में मैंने कहा कि 76 साल से हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 75 की एक सीमा थी। क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान संशोधन के लिए बहुमत जुटाने के बाद कोई ऐसा बड़ा काम करने वाली है जो अप्रैल में मुंह की खानी पड़ी थी और इंतजाम हो रहा है अलग अलग दलों से तोड़ करके, शिवसेना के सांसदों को तोड़ करके भारतीय दूसरे शिवसेना लाया जा रहा है, एकनाथ शिंदे में लाया गया, इस ढंग से 20 जो सांसद थे तृणमूल कांग्रेस उनको लाया गया, तमाम लोगों को जुटाया गया। कहते हैं DMK से बात हो रही है कि अगला जो प्रस्ताव आएगा, सिर्फ 3 ही बात नहीं थी उसमें। जो मूल बात था संविधान संशोधन के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ा करके 816 की जानी है, उसके लिए संविधान से क्या सिर्फ यही मामला है? क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन जिसके लिए पूरा काम तैयार हुआ पड़ा है, एक रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जरिए तैयार कराई गई, सब कुछ मुकम्मल तरीके से तैयार कर लिया गया। और क्या ये जो संविधान संशोधन का तरीका है जिसके लिए बहुमत जुटाई जा रही है, इसके पीछे क्या हुआ? कहीं से वो भी है परिसीमन का काम हो, एक बार महिला आरक्षण काम हो जाए संविधान संशोधन के जरिए 33%, और साथ ही साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला मामला हो जाए। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चढ़ते हुए चले आए थे तो शुरुआत में उनके एजेंडे में शामिल था। वो चाहते थे कि महंगी हो गई है चुनाव, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौके पर चुनाव होता है, इसलिए यह लगातार भारत को एक चुनाव प्रक्रिया में जाना पड़ता है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए।
अब विधानसभा में इतने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहते हैं आधे राज्यों से वो मैंडेट लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिहार ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, उड़ीसा ले लें, पश्चिम बंगाल ले लें, कहीं से भी एक सिरे से उठा लें। अगर उधर जाए तो हरियाणा ले लें और जम्मू कश्मीर ले लें। जम्मू कश्मीर में उसको भूलिए मुद्दे, जो एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उसके बूते की बात नहीं है कि केंद्र का कोई फैसला उसके खिलाफ काम कर ले। तो जो बदलाव की प्रक्रिया है, मैं मोटे तौर पे कह रहा हूं, बाहर तो दिख रहा है बवंडर हो रहा है, गैर भारतीय जनता पार्टी दलों के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। डीएमके के बारे में कहा जा रहा है उनको फंसा कर ले आया गया है एनडीए के पास। ये सब कुछ हो रहा है लोकसभा में बहुमत पाने के लिए। कह रहे हैं मानसून सत्र बड़ा कारक होने वाला है, इससे पहले ये इंतजाम होने वाला है। इस इंतजाम के साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उस संगठन में, जिसके जरिए उन्होंने नितिन नवीन को, बेहद यंग लड़के को, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को नए टीम की घोषणा करने का अधिकार भी मिलने वाला है? नितिन नवीन की नई टीम में आने का इंतजार करते करते के अन्नामलई, जो तमिलनाडु का अच्छे चेहरा थे, सफल चेहरा थे, पूर्व आईपीएस थे, थक हार करके उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, चले गए अपनी पार्टी बनाने के लिए। यही स्थिति हिमाचल प्रदेश के नेता की है। अनुराग ठाकुर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, यंग है, नई टीम में शामिल होने के इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारी नेत्रियां हैं, स्मृति ईरानी पैदल है, मोटे तौर पर अच्छी वक्ता है, ओजस्वी वक्ता है, लेकिन संगठन में जो बदलाव नहीं होगा, उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल लाना है तो ले आइए, लेकिन पैदल मत छोड़िए जो आपके प्रतिभावान लोग हैं। और इसलिए भी मत छोड़िए कि अभी स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूं तो आपको पंजाब चुनाव याद रखना पड़ेगा। पंजाब का चुनाव होना है, उत्तराखंड का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। महत्वपूर्ण राज्य हैं ये, 5 महत्वपूर्ण राज्य। साल के अंत होते होते गुजरात का चुनाव होना है, जो सीआर पाटिल बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनको योगदान जाता है। उनका योगदान रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उभार में। उन्होंने गुजरात के संगठन को एक तरीके से संभाला, तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संगठन बनाने और बुनने में उनकी क्षमता का कोई विकल्प नहीं है, बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं उस लिहाज से। अब तक उनको गुजरात से दूर ले जाकर केंद्र में लाकर छोड़ा गया है। ठीक उसी अंदाज में जैसे कि बाहर तमाम कोशिशों के बावजूद अमित शाह को गुजरात में जाके झांकने नहीं दिया गया, बाहर आके जितना काम कर पाया। नहीं तो कई मौके आए थे ऐसे कि अमित शाह की अपनी इच्छा थी, कहते हैं गृह मंत्री की, गुजरात के मुख्यमंत्री बना देता, अपना काम करते रहते, लेकिन नहीं, उनको केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर रखा गया। अमित शाह जिस ढंग से अपने कायदे से काम करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा हैसियत है उसमें गृह मंत्री अमित शाह की जो भूमिका है उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। और ये तारीफ के पीछे ही है कि उनको बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन, उसमें अमित शाह का नाम सबसे पहले आ रहा है। तमाम आलोचनाएं हो सकती हैं जो भी उनके ऊपर आरोप है, जो कुछ रहते हुए भी, लेकिन उनकी मेहनत के आगे, जो मेहनत किया, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझा, उसमें नंबर 1 बताया जा रहा है। लेकिन किस्मत का क्या? जिस किस्मत के सहारे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती है, उसी किस्मत के दौर में प्रतिद्वंदी के तौर पे, अमित शाह के प्रतिद्वंदी के तौर पे देवेंद्र फडणवीस शामिल है। कहते हैं नरेंद्र के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जिस हिसाब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात मैं कह रहा हूं, जिस हिसाब से उन्होंने नितिन गडकरी को पीछे छोड़ा और रेस में काफी आगे चले आए, तो वो भी एक चुनौती दाता है। इसके अलावा केंद्र में कृषि मंत्री के तौर पर जिस ढंग से काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उनके बारे में कही जा रही है कि अगर नरेंद्र मोदी जो 76 साल के हो रहे हैं, उनके विकल्प की या उनके बाद की स्थिति की बात होगी, जिस बदलाव के बार बार मैं संकेत दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अंदर से बड़े बदलाव और विस्फोटक बदलाव के अंदाज में चल रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या संगठन हो, वो दोनों में अपने हिसाब से बड़े बदलाव की बात हो रही है। इस बदलाव के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो जैसे नरेंद्र के बाद देवेंद्र, वैसे ही बात आ रही है धर्मेंद्र। लेकिन धर्मेंद्र की हालत बड़ी खराब हो गई। शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को जो बदनामी झेलनी पड़ी हाल के दिनों में, वो भी कहते हैं कि ऑपरेशन किसी ने किया है उनके नाम को धूमिल करने के लिए। उनके पिता का नाम था देवेंद्र प्रधान और वो उनके पुत्र हैं। देवेंद्र प्रधान की बड़ी भूमिका थी उड़ीसा में आधार देने में भारतीय जनता पार्टी को, और उस देवेंद्र प्रधान, तो देवेंद्र धर्मेंद्र की बात मैं कह रहा था। इस दौर में शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया जा रहा है, बड़े प्रखर तरीके से निकल के चले हैं। उनको हटा तो लिया गया है मध्य प्रदेश से, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसा मोहन यादव के खिलाफ प्रचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनकी अहमियत बढ़ती जा रही है। कृषि मंत्री के तौर पर उनका जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उससे पहले कृषि मंत्री के तौर पर एक आदिवासी व्यक्ति अर्जुन मुंडा ने पिछली सरकार में 2024 से पहले की सरकार में एक रोल अदा किया था, बड़ा रोल अदा किया था। उसका उपहार उनको मिलना था, वो उपहार नहीं मिला। ये लोग अपने हिसाब से कहते हैं, क्या उसी ढंग से इनको भी वो उपहार नहीं मिलेगा जिसकी उम्मीद वो मेहनत कर रहे हैं? लेकिन होता क्या है, जैसा कि हमने कहा कि बड़े विस्फोटक बदलाव की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। 76 साल याद रखिएगा,
17 सितंबर, आने वाले 17 सितंबर प्रधानमंत्री 76वें वर्षगांठ 76 साल पूरे कर लेंगे, 77 में प्रवेश कर जाएंगे। क्या उनकी उपयोगिता प्रधानमंत्री के तौर पर ही बनी रहेगी? 2029 में उन्हीं के चेहरे को लेकर के सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी जब वो 80 साल के होने वाले होंगे, या फिर कोई बड़ा बदलाव की तैयारी चल रही है? कह रहे हैं कि जिस ढंग से युवातर चेहरा के तौर पर नितिन नवीन को शामिल लाया गया है और अंदर खाने जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच लगातार बैठक हो रही है, वो इसी बात की हो रही है भारतीय जनता पार्टी का सेकेंड लाइनअप क्या ऐसा ही मजबूत होगा जैसा फिलहाल अमित शाह और प्रधानमंत्री की जोड़ी के रहते हुए मजबूत होता जा रहा है? जिस जोड़ी की गर्मी से करकड़ा करके कांग्रेस हो या तमाम क्षेत्रीय दल हो टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। फिलहाल कहते हैं उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं विपक्ष के अखिलेश यादव, उनको लेकर उनकी पेशनी पर बल है, वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है। 37 सांसदों वाला दल बच जाएगा क्या? विपक्ष में मौजूद रह पाएगा क्या? या वही ऑपरेशन होगा उसके खिलाफ भी जो टीएमसी में किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो शिवसेना के अंदर हुआ है, जो एनसीपी में हुआ? क्या अगला निशाना अखिलेश यादव है या फिर अखिलेश यादव से कोई ऐसा अलाइनमेंट होगा? कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुलायम सिंह यादव से एक अच्छा रिश्ता था, तो क्या वैसा ही भारतीय जनता पार्टी और एसपी का रिश्ता रहेगा अपने हिसाब से, इंटरनल डायनेमिक्स के हिसाब से, जिस एसपी के जरिए वो कांग्रेस का भी काम लगा पाएगी और अपने हित में काम ले पाएगी? मतलब संसद के अंदर आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हक में अपने हिसाब से कोई रोल अदा करेगी, तभी बच सकती है वो। क्या ऐसा हो रहा है? बहुत सारी अटकलें हैं। इन अटकलों के बीच सिर्फ आप ये मत देखिए विपक्ष धाराशायी हुआ जा रहा है, बल्कि ये भी देखिए जिस दौर में विपक्ष बुरी तरह से धाराशायी हो रहा है, क्षेत्रीय छत्रप धाराशायी हो रहे हैं, उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी इंटरनली खुद को मजबूत करने के लिए संगठन में कितने बड़े व्यापक बदलाव के तरीके से गुजर रही है, और वो कब दिखने वाला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बदलाव सुनिश्चित है, वो सुनिश्चित बदलाव का रंग रूप क्या होगा और वो कब दिखेगा, इसका इंतजार कीजिए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो बड़े व्यापक बदलाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी भी है, ठीक उसी अंदाज में जैसा विखंडित होते हुए विपक्षी दल आपको दिख रहा है। तो उसका आवेग समझिए, आवेश समझिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।